अमृता प्रीतम ने एक बार अपने नॉवल में लिखा था, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में वो सारे दिन वेस्ट कर दिए जब मैंने किसी से प्यार नहीं किया। रिलेशनशिप्स की लव प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल इन बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग रिलेशनशिप्स। अगर हम इस एक बात को समझ लेंगे तो करियर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, रिलेशनशिप भी हो जाएगी। Either you can be bitter or you can be better. You always have a choice. Hello everyone, I welcome you all on behalf of Talent Grow Global. This is another exciting episode of Talent Talk. आज के टाइम पे relationships और भी ज्यादा complicated लगते हैं, especially for the Gen Zs, जो करियर, सोशल मीडिया एंड फास्ट पेस लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या रिलेशनशिप सच में इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या हम उन्हें खुद मुश्किल बना देते हैं? Well, that's exactly we are going to explore today. We have two amazing guests with us who will help us in understanding modern relationship. Please welcome Mr. Neeraj Bhadwar and Mrs. Indu Agarwal. Mr. Neeraj Bhadwar, a renowned journalist and author of Baatein Kam Scam Zyada and Hum Sab Fake Hai. He captures society's complexities with humor and deep insights with human psychology and relationship. Mrs. Indu Agarwal, a visionary entrepreneur and leadership coach, she empowers individuals through skill development, health awareness, and transformative training, making a significant impact in education and social initiatives. Thank you so much, Mr. Neeraj and Ms. Indu, for joining us today. We are really excited to hear your thoughts. Let's start the discussion. As we all know, February has begun, the month of love, care, and Valentine. We can already see the excitement among the Gen Zs. With the time, the meaning and expression of love has evolved. My first question is from Mr. Neeraj. What's your perspective on love and how do you think it differs from the past? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अंकिता फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। वैसे मार्क ट्वेन का एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, उनका कहना है कि जब भी मेरी कोई तारीफ करता है, मुझे इंट्रोड्यूस करता है, तो मुझे लगता है उसने उतना नहीं कहा जितना कहना चाहिए था। मतलब आदमी को लगता है 3-4 एडजेक्टिव मेरे लिए और यूज हो सकते थे। खैर, तो आप कह रहे हैं कि लव का डेफिनेशन क्या है या मेरे लिए लव क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, इसका जो भी यहाँ जेनजी से जुड़े लोग हैं, एक चीज हम सभी रियलाइज करेंगे कि आप जब छोटे होते हैं और बड़े होना शुरू होते हैं ना, तो हर चीज का एक पर्पस होता है। आप करते हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं तो उसका एक पर्पस है, फिर आप जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उसका एक पर्पस है। आपको लगता है ये करूंगा तो मैं ये बन जाऊंगा। लेकिन अगर आप अपनी हमारी पूरी लाइफ को देखें तो लव इकलौती ऐसी चीज है जिसका कोई पर्पस नहीं होता, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि लव अपने आप में अपना एंड गोल होता है। कोई भी आदमी जब प्यार करता है तो प्यार करने से जो उसको रिटर्न मिलता है वो प्यार ही होता है। वो प्यार इसलिए नहीं करता कि वो कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा, वो प्यार इसलिए नहीं करता कि वो देश का पीएम बन जाएगा। इसलिए लव की जो फीलिंग है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक इसलिए है क्योंकि वो हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, क्योंकि लव करना ही अपने आप में इतनी फुलफिलिंग फीलिंग है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि लव जो है पूरी दुनिया में सबसे इंटेंस इमोशन है। अमृता प्रीतम एक बहुत बड़ी राइटर हुई है, आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना होगा। अमृता प्रीतम ने एक बार अपने नॉवल में लिखा था, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में वो सारे दिन वेस्ट कर दिए जब मैंने किसी से प्यार नहीं किया। क्योंकि जब भी हम किसी से प्यार में होते हैं, जब भी आदमी लव में होता है, तो उस हर चीज को देखने का एक नजरिया ही बदल जाता है। एक अलग सी खुशी मन में रहती है, एक अलग सी एक्साइटमेंट मन में रहती है जो नॉर्मली आपके नहीं रहती। तो लव तो एक, और दूसरी बात ये भी है लव से जुड़ी जो मुझे लगता है कि अगेन बड़ी यूनिक है, कि अगर मैं किसी को कहूं कि आप मेडिटेशन करते हैं, आपको कैसे लगता है, तो हो सकता है जो मेडिटेशन करता है उसको पता है मेडिटेशन करने से कैसा लगता है। हो सकता है मैं कोई इंटेलेक्चुअल बात करूं तो उसे पढ़ा लिखा आदमी तो समझ जाए, लेकिन हो सकता है उसे जो आदमी कम पढ़ा लिखा वो ना समझे। लेकिन लव पूरी दुनिया में एक ऐसा इमोशन है, डिस्पाइट योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशनल, योर इंटेलेक्ट, हर आदमी लव की इंटेंसिटी को वैसे ही फील कर सकता है। एक आदमी जो सड़क पे पान बेचता है, एक आदमी जो रिक्शा पुलर है, वो भी तो अपनी लाइफ में लव करता है, वो भी तो लव की इंटेंसिटी वैसे ही फील करता है जैसे कि एक आदमी जो कलेक्टर है या एक नासा में कोई साइंटिस्ट है। तो इसलिए जो लव है वो पूरी दुनिया में मुझे लगता है सबसे यूनिक और सबसे प्यारा इमोशन है। हो सकता है हर इमोशन अपने टाइम में फेड हो जाए,
हो सकता है कुछ टाइम बाद लोगों को लगे कि यार हम क्यों फालतू की रीलें देख के हंसते हैं, हो सकता है किसी को लगे कि यार क्यों मैं फिलोसॉफिकल बातें सुनता हूँ। हर तरह का थॉट हो सकता है फेड हो जाए, या कह सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए, लेकिन लव पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इमोशन है जो 10,000 साल पहले भी था, आज भी है और आज के बाद भी रहेगा। इसीलिए आप देखिए कि कोई भी आदमी जब कोई फर्स्ट नॉवल लिखता है या कोई भी मूवी बनाता है, तो सबसे पहले वो कौन सा टॉपिक उठाता है? लव का उठाता है। हम अपनी लाइफ में जब सबसे पहले कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम सोसाइटी में नहीं लिखते हैं कि सोसाइटी में कितना करप्शन है ना, या हम खुद को चेंज कैसे करें। सबसे पहले आदमी 4 लाइनें लव पर ही लिखता है। मैं इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हो सकता है अंकिता ने कोई बहुत अच्छी पोइट्री ना पढ़ी हो सकता है सुहानी ने कुछ अच्छा ना पढ़ा हो, या आरजू को उस तरह की शेरों की आदत ना हो, लेकिन जब भी आदमी प्यार में आता है तो 4 लाइनें पता नहीं कहां से हमारे अंदर आ जाती हैं, है ना। हम कुछ ना कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है। तो ये लव की पावर है जो मुझे लगता है दुनिया में किसी और इमोशन में नहीं है। थैंक यू सर, अमेजिंग। आपने जेनजीज को एक नया नजरिया दिया है लव को देखने का, एक न्यू पर्सपेक्टिव कि लव फॉर एवर है, वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी होगा। नेक्स्ट, मिस इंदु अग्रवाल, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, हाउ relationship has evolved, especially in terms of emotions and expectations? जैसा कि नीरज जी ने बताया कि लव एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है जिसका कोई एंड गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, यू जस्ट लव। जहां तक मैं बात करूंगी रिलेशनशिप्स की, लव प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल इन बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग रिलेशनशिप्स। जब हम दिल से किसी को प्यार करते हैं, वी गो एक्स्ट्रा माइल। किसी के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना उस वक्त हमें बर्डन नहीं लगता, एक इनर मोस्ट जॉय मिलता है रादर हम जब कुछ काम करते हैं। सो जहां प्यार है वहां डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट है, रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट है और रिलेशनशिप स्ट्रांग है। सो रिलेशनशिप्स के बारे में मैं अगर कहूं तो कहूंगी लव, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तीनों चीजें हैं तो रिलेशनशिप हमेशा हमारा स्ट्रांग रहेगा। थैंक यू मैम, आपने लव की 3 फाउंडेशंस हमें बताई। पर इसके साथ साथ आज की जनरेशन को एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो उनके लिए सबसे बड़ा डिलेमा है, वो है उनका करियर एंड रिलेशन। कई ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है दोनों को मैनेज कैसे करें, दोनों को मैनेज करना कितना रियलिस्टिक है, और अगर है तो वो उसे कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लीज मैम गाइड अस। अंकिता, जैसे आपने कहा करियर एंड रिलेशनशिप्स, भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं और उसी 24 घंटे को हमें जीना है, महसूस करना है। मैं कहूंगी क्वालिटी टाइम। आप अपने करियर को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, रिलेशनशिप को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। लाइफ में रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए यू डू नॉट नीड क्वांटिटी ऑफ टाइम, यू नीड क्वालिटी ऑफ टाइम। और अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम को समझते हैं, प्रायोरिटाइजेशन को समझते हैं, मुझे लगता है रादर रिलेशंस आपके करियर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं, आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी देते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको विंग्स देते हैं टू फ्लाई। सो इट इज नॉट अ पैराडॉक्स कि करियर और रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करें। मुझे लगता है रादर आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपकी करियर ग्रोथ में एक बहुत सॉलिड रोल प्ले कर अदा करते हैं। फैंटास्टिक मैम, आपने सबसे बड़े कंफ्यूजन को बहुत ही क्लियर किया और बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी टाइम पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नीरज सर। सर, आज के इस टाइम में कंपैरिजन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, चाहे वो हम अपनी लाइफ को कंपेयर करें या फिर अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से। सोशल मीडिया के इस टाइम में सारे अपने रिलेशनशिप्स को दूसरों के रिलेशनशिप से कंपेयर करते हैं और काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, जो उनके रिलेशनशिप को काफी एडवर्स इफेक्ट करता है। So sir, how the Gen Zs can deal this situation? ये बड़ा अच्छा सवाल अंकिता आपने पूछा। मैं इसका एक बहुत बेसिक सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि भी अंकिता ने इस प्रोग्राम के लिए अपना एक फ्रेम बनाया होगा, ठीक है। तो फ्रेम बनाने के वक्त अंकिता सोच रही होगी यार मैं क्या लूं कि पीछे मेरे एक अच्छा बैकग्राउंड आए, है ना। हम फैमिली के साथ एक फोटोग्राफ भी खींचते हैं अपने बर्थडे पे या न्यू ईयर पे,
तो हम जैसे ही वो फोटो पोस्ट करने वाले होते हैं तभी हमारी नजर पड़ती है कि अरे यार पीछे पीछे तो दीवार पे एक जगह सीलन आ रही है। फिर हम उस फोटो को क्रॉप कर देते हैं जहां पर वो सीलन थी, है ना। होता सभी के साथ, क्योंकि हम अपने घर का कोई भी गलत हिस्सा या जो हमें लगता है ठीक नहीं वो शो नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि रियल लाइफ में सभी के साथ ऐसा ही है। हम लोगों की जिस जिस की लाइफ में जहां जहां सीलन है, जहां जहां हमारे घर पे दीवारों से रंग उतरा है, हम उसको क्रॉप करके सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोगों के घर पे दीवारों पे सीलन नहीं है। यही रियल लाइफ और सोशल मीडिया में फर्क है। हम सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं जो आदमी हमें क्रॉप करके दिखा रहा है, वो अपनी रियलिटी तो नहीं दिखा रहा। अंजू इंदू जी इस बात को बड़े अच्छे से समझेंगे कि फैमिली ओकेजन पे जब हम एक सेल्फी भी लेते हैं ना, कहते हैं चलो सारे इकट्ठे होकर एक सेल्फी लेते हैं ना, पोस्ट करनी है। उस सेल्फी को लेने में भी 15 मिनट कलेश होते हैं, क्योंकि सारे ठीक से सीधे खड़े नहीं होते हैं। कभी हम मम्मी को डांट रहे होते हैं, यार मम्मी कभी कैमरे में तो देख लिया करो। अब मम्मी कैमरे में देख रहे हैं तो पता चला कोई हंसने लग गया। तो एक जो सेल्फी देख के जिसके बारे में आप ये एक परसेप्शन बनाते हैं, यार ये तो बड़ी हैप्पी फैमिली है, पता चला कि वो सेल्फी लेने में भी 15 मिनट झगड़ा हुआ है। तो ये सोशल मीडिया की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। हम दूसरों की लाइफ को जज करते हैं वो उस लाइफ से जो वो दिखा रहे हैं, है ना। और वो फिर हम उस जो उनकी प्रोजेक्टेड लाइफ है उससे अपनी एक नॉर्मल लाइफ को कंपेयर करते हैं, और हमें लगता है यार हम तो कितने गरीब हैं और ये देखो कितने इनकी लाइफ तो बड़ी कलरफुल है, कितने हैप्पी हैं। अब रियलिस्टिक होने का मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले हमें खुद पता चले हम लाइफ से चाहते क्या है। मैं बड़ा आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर हम इसे एक बात को समझ लेंगे तो करियर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, रिलेशनशिप भी हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि आप जब एक शोरूम में ड्रेस अपने लिए खरीदने जाते हैं तो आपको अपनी फिटिंग पता होती है ना, कि आपका साइज क्या है, आप मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है। या आप एक शू भी लेने जाते हैं तो आपको नंबर पता होता है कि मैं 5 नंबर का मुझे शू आएगा या 6 नंबर का आएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम रिलेशनशिप में अपने लिए आइडियल आदमी ढूंढने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी इमोशनल फिटिंग ही नहीं पता होती, हमें अपनी पर्सनैलिटी की फिटिंग नहीं पता होती है। अब जब आप एक ड्रेस तक अपनी बिना फिटिंग के नहीं खरीद सकते तो आप एक अच्छा आदमी कैसे अपने लिए ढूंढेंगे जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं खुद हूं क्या। जैसे अगर एक इंट्रोवर्ट आदमी है, जब वो एक एक्सट्रोवर्ट आदमी से मिलता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसे लगता है यार ये आदमी देखो कितना फनी है, ये कैसी बातें करता है। आपको लगता है ऐसे आदमी से अगर मैं रिलेशनशिप बनाऊं तो मेरी लाइफ में जो अभी बहुत ही ठंडापन है, यूं बोरिंग लाइफ है, बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जब इंट्रोवर्ट आदमी एक एक्सट्रोवर्ट आदमी से कुछ टाइम रिलेशन में रहता है तो कुछ टाइम बाद उसको लाउड भी लगने लग जाता है। उसको लगता है ये तो हर वक्त मजाक ही करता रहता है, हर वक्त बोलता ही रहता है। और एक टाइम आता है आपको लगता है मैं इसके साथ और नहीं रह सकता क्योंकि मेरी नेचर के अगेंस्ट है। अब अगर एक एक्सट्रोवर्ट आदमी की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे लगता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये भी बहुत फनी है, ये भी बहुत पार्टी करता है, ये भी बहुत घूमता है। लेकिन जहां दो एक्सट्रोवर्ट लोग रिलेशनशिप में आते हैं फिर बाद में लगता है यार इस घर में तो लाउडनेस बहुत है, हर कोई चिल्लाता रहता है, मुझे तो लाइफ में पीस चाहिए, या इस आदमी में तो सारी वो गलतियां जो मेरे अंदर है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है रिलेशनशिप के अंदर, कि हम अपने लिए एक आइडियल आदमी ढूंढने तो जा रहे होते हैं लेकिन पहले हमें खुद ही नहीं पता होता कि हैं कौन। इसलिए सबसे पहले चीज जरूरी है कि हम ये पता करें कि हम हैं कौन। और ज्यादातर लोगों को टू बी ऑनेस्ट आज की तारीख में ये पता ही नहीं कि वो कौन है। उसका रीजन ये ना कि आप कांस्टेंट एंगेज हैं किसी ना किसी चीज में। मैं आपसे पूछता हूँ या जितने भी लोग हमारे इस टॉक शो में हैं, सुन रहे हैं यूट्यूब के थ्रू या यहाँ के थ्रू, आप खुद बताइए आप कितना टाइम है जब आप एंगेज नहीं है। आप हमेशा एंगेज हैं, या तो आप किसी फ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, या आप अपनी कोई किताब पढ़ रहे हैं, या आप कोई मोबाइल में लगे हैं। जब तक आप अपने आप को ब्रेक नहीं देंगे, जब तक आप अपने आप को दिन में आधा घंटा पौना घंटा फ्री टाइम नहीं देंगे, तब तक आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता कैसे लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। जब तक आप कांस्टेंट एंगेज ही रहेंगे, अपने ही तरह के लोगों से मिलेंगे, उसी स्कूल में जाएंगे जहां और 50 बच्चे वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसी कॉलेज में जाएंगे जहां और 50 बच्चे वही चीजें पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये नया थॉट आएगा कैसे। आपको लगेगा कि अच्छा यही नॉर्म है, जिंदगी में सभी ऐसे ही करते हैं, यही बनना होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज जब आप बड़े हो रहे होते हैं, ये पता लगाना होता है कि मैं कौन हूं। और वो मैं कौन हूं पता लगाने के लिए जरूरी है कि थोड़ा अपने डेली रूटीन में ब्रेक लें, आधा घंटा पौना घंटा। दिन में वॉक करने भी जाएं तो आप म्यूजिक ना सुने, खुद को कुछ टाइम आधा घंटा पौना घंटा कमरे में रहें जहां हम कोई एक्टिविटी ना करें। कुछ ऐसी अच्छी किताबें पढ़ें जिससे हमें अपने बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चले। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आप हैं कौन। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि आप कौन है,
फिर ये मैटर नहीं करेगा कि मेरी फ्रेंड जो है वो इंस्टा पे कौन सी रील डाल रही है। हो सकता है उसके लिए मतलब एक पब में जाना या नाइट आउट करना या पार्टी करना उसके लिए खुशी हो, लेकिन हो सकता है आपकी जो बेसिक नेचर है उसमें आपको घर पे रह के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो सकता है आप इस तरह के ना हो जो 15 या 20 फ्रेंड्स के साथ खुश रहता हो। आपको लगता है नहीं यार, मेरे पास तो एक या दो अच्छे दोस्त हो या दो या तीन मीनिंगफुल रिलेशनशिप हो, वही मेरे लिए काफी है। लेकिन ये सारी बातें पता लगेंगी खुद को जानने से, और चैलेंज आज की तारीख में है कि इतना टाइम ही किसी के पास नहीं है कि हम पता लगाएं कि हम हैं कौन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इनसाइट। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी और को जानने से पहले हमें पहले खुद को जानना चाहिए। हमें एक सेल्फ रिफ्लेक्शन आनी चाहिए कि हम कौन है और हमें क्या चाहिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंदु मैम। लव और जस्ट फोमो। कई बार आज के टाइम में लोग रिलेशनशिप, लव और अट्रैक्शन को मिक्स कर देते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि इट्स जस्ट अट्रैक्शन और दे आर एक्चुअली लाइकिंग द पर्सन। सो वो इस चीज को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, लव और अट्रैक्शन को, या फिर वो सिर्फ इस टाइम के फोमो में है दैट यस दे हैव टू बी इन द टाइम एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अंकिता, जैसा कि नीरज जी ने कहा, द की टू सक्सेस इन रिलेशनशिप और करियर इज नोइंग वन सेल्फ। जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे, और नीरज जी ने भी एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट बोला कि कुछ समय खुद के साथ बिताओ, और ये स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत उनको मानती हूँ, या बचपन से स्कूल में भी गई तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। वो कहते हैं अगर आप खुद से ना मिलो तो जीवन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन को मिस कर लेते हैं। और मैं मानती हूँ कि जब आप खुद के बारे में जानने लगते हैं, लव इज अ फीलिंग ऑफ इनर मोस्ट जॉय, इट्स अनकंडीशनल, और उसके लिए ना आपको कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, इट हैपेंस। और जब होता है ना तो एक लाइफ में ना अर्थक्वेक, वो कहते हैं ना भूचाल की तरह आएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि यस, एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट, एक अलग ही तरह की फीलिंग होती है। एंड दैट इज द टाइम वेयर यू डू नॉट वांट टू फिट इन, यू just enjoy that feeling, you just enjoy that expression। और मैं हमेशा आजकल के बच्चों को कहती हूँ कि एक होता है फिजिकल अटैचमेंट, इनफैचुएशन, वो थोड़ी देर के लिए होगी, चली जाएगी, लेकिन प्यार, वो पर्सन आपके साथ है या नहीं है, इट विल ऑलवेज स्टे। और कुछ जाकर के इस पे समय नहीं इन्वेस्ट कर सकते। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर ऑल दिस, यू कांट एनालाइज। या तो आप प्यार के बारे में सोच सकते हैं या आप प्यार कर सकते हैं। यू नो, ईदर यू कैन थिंक अबाउट लाइफ और यू कैन लिव लाइफ। सो जब प्यार होगा ना, आपको खुद से महसूस होगा। आप सोचिए मत, ज्यादा एनालाइज मत कीजिए, महसूस कीजिए। और कहते हैं ना कि जब आप खुद को पहचानने लगते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू खुद को जानने लगते हैं, यू नो, आप माइंड से ना कभी प्यार नहीं कर सकते। माइंड हमेशा आपको पूछेगा क्यों प्यार करूं, क्या फायदा मिलेगा। माइंड हमेशा मैथमेटिक्स बीच में लेकर के आएगा, और प्यार में कोई मैथमेटिक्स नहीं होता। सो दिल में अगर आप महसूस कर सकते हैं उस ब्यूटीफुल फीलिंग को, और कहते हैं ना लव इज अ रोज बुश, मैं हमेशा मानती हूँ जब प्यार होगा कुछ तकरार भी होगी, कुछ बातें मिलेंगी, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, if your feeling of love stays, then you realize yes, it is actually love। थैंक यू मैम, एब्सोल्युटली राइट। आपने जेनजीज को एक्चुअल डेफिनेशन दी है दैट लव इज अ फीलिंग, नॉट अ टास्क दैट कि वो सोचे समझे और करें। प्यार बस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज के टाइम में लव और पोजेशन, ऑब्सेशन में क्या डिफरेंस है? लोग आजकल ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि सामने वाला पर्सन केयरिंग है या टॉक्सिक है। कब उनके प्यार की बाउंड्रीज उनके करियर के लिए या उनकी लाइफ की बाउंड्रीज बन जाती हैं। सो हम कैसे एक रिलेशनशिप को जज कर सकते हैं, या ये देख सकते हैं, या इनिशियल स्टेजेस पे ही समझ सकते हैं कि ये रिलेशन केयरिंग है या टॉक्सिक? सर प्लीज। अंकिता, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, और मुझे लगता है कि जो इस पूरी डिस्कशन में एक बात बार बार निकल के आ रही है कि हम कैसे देखें कि सामने वाले की कमिटमेंट क्या है।
लेकिन जब मैं जेनजी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आज जेनजी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी आदमी किसी रिलेशनशिप को लेकर कमिट होना ही नहीं चाह रहा। मतलब मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स पढ़े, मेरे तो दिमाग, इंदु जी, दिमाग ही लिया। आप मतलब यकीन करेंगे, एक वर्ड है जेनजी की इनकी डिक्शनरी में, उसे कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च। मतलब रिलेशनशिप अभी लॉन्च हुआ है लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है। एक वर्ड है नैनोशिप। नैनोशिप का मतलब है कि हो सकता है ये रिलेशन एक हफ्ता भी चले या हो सकता है 10 दिन भी चले, लेकिन अगेन कोई कमिटमेंट नहीं है। एक वर्ड में देख रहा था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ये तो बहुत ही गलत तरह का रिलेशन है। ठीक है कि तुम मेरा यूज करो, मैं तुम्हारा यूज करूंगा, फिर तुम अपने घर, मैं अपने घर। एक वर्ड मैंने पढ़ा, ब्रेड क्रम्बलिंग। ब्रेड क्रम्बलिंग का मतलब है कि सामने वाले को उलझा के रखो, उसे ऐसे सिग्नल दो कि हाँ मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूं, लेकिन अगेन कोई कमिटमेंट नहीं है। इसी तरह से एक वर्ड है ऑर्बिटिंग। ऑर्बिटिंग का मतलब है कि आप पहले रिलेशनशिप में थे, फिर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन अभी भी उसे स्टॉक करो सोशल मीडिया पे, उसे गलत सिग्नल दे रहे हो, जानबूझ के उसकी कोई पोस्ट लाइक कर रहे हो ताकि उसे लगे कि अच्छा ये आदमी अब भी मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। और एक वर्ड है बेंचिंग। बेंचिंग का भी अगेन मतलब ये है कि किसी आदमी को रॉन्ग इंप्रेशन दे के रखो कि तुम वन ऑफ द ऑप्शन हो। मतलब मैं अच्छा एक आदमी ढूंढ रही हूं अपने लिए, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर तुम तो हो ही। अब इस तरह की पूरी एक डिक्शनरी जेनजी ने क्रिएट कर रखी है रिलेशनशिप के अराउंड, बेंचिंग, ऑर्बिटिंग, ब्रेड क्रम्बलिंग, तो सॉफ्ट लॉन्च। और अगर आप सारे वर्ड्स को देखें तो उसमें एक चीज कॉमन है कि कोई भी आदमी कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा। हर इंसान को लग रहा है कि रिलेशनशिप से जो मजा आ रहा है वो मजा तो ले ले, लेकिन कोई सीरियस कमिटमेंट ना हो। और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप इस तरह से कोई बच्चों का गेम नहीं है। ये हिंदी में कहते हैं ना मुहावरा कि आग से खेलने वाली बात है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। इसको आप, अगर मुझे कोई सलाह देनी हो अंकिता, तो मैं सलाह देखो यही दूंगा कि रिलेशनशिप में कोई गेम्स आदमी को नहीं खेलने चाहिए। या तो यस होती है या नो होती है। और अगर एक बार आप कंफर्म हो जाए कि ये आदमी ठीक है, इसके साथ मैं कुछ टाइम बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ, तो उसके बाद टॉक्सिक पॉजिटिविटी से आप बचें। एक टॉक्सिक नेगेटिविटी है तो एक पॉजिटिविटी भी है, कि मतलब हम इंस्टाग्राम पे गए, फौरन हमने अपना रिलेशन डिक्लेयर कर दिया, खुद अपनी साथ में घूमने की पिक्चर डाल रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम तो रिलेशनशिप में आ गए। अब इसका नुकसान ये है कि अगर आपने 3 महीने बाद रियलाइज किया कि आदमी तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो अब उससे जो शेम निकल कर आने वाली है, आपको, आपकी हो सकता है फ्रेंड्स भी टॉन्ट करें, या आप इस फैक्ट को फेस ना कर पाओ कि मैंने तो इसके साथ पता नहीं कितनी पिक्चर सोशल मीडिया पे शेयर की हैं, अब हम रिलेशनशिप में नहीं है। तो अगेन फिर होगा क्या, उस टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से जो आपने पहले दिखाई थी, अब आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में जाए भी तो बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे जाए। जरूरी नहीं है कि पब्लिकली डिक्लेयर कर दें। अगेन जैसे आपने कहा था, फोमा वाली बात भी है। लोगों को लगता है मेरे फ्रेंड्स हैं, हर कोई अपना रिलेशनशिप बता रहा है, सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट कर रहा है, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर है। कहीं ऐसा ना लगे कि मैं ही अनअट्रैक्टिव हूँ, कहीं ऐसा ना लगे कि यार मैं ही दो चार लोगों को मतलब मेरी पर्सनैलिटी में स्पार्क नहीं कि दो चार लोग मेरे से भी दोस्ती करना चाह रहे हैं। तो इस मुझे लग रहा है कि सोशल प्रेशर से बचना है कि आपको सोशल मीडिया पे अपना जो रिलेशन है वो फ्लॉन्ट नहीं करना। और तीसरी और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, रिलेशनशिप जो है ना, उसमें कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। हो ये गया है, हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमें सब कुछ इंस्टेंट मिल जाता है। आपको एक ड्रेस चाहिए, आपने अमेजोन से या मिंत्रा से ऑर्डर की, वो 2 घंटे में आपके घर आ गई। आपको कुछ खाना, आपने जोमेटो स्विगी से ऑर्डर किया, वो आधे घंटे में घर आ गया। लेकिन आइडियल रिलेशनशिप को कोई ऑनलाइन ऑर्डर करके आ नहीं सकता है कि आपने, अच्छा मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई और किसी ने डिलीवर कर दिया। अच्छा रिलेशनशिप जो होता है ना, वो एक सब्जी बनाने की तरह होता है इंदु जी, मुझे लगता है, जहां आपको सामने वाले में कड़छी हिलानी पड़ती है, हिलानी पड़ती है, फिर कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि अब ये आदमी ऐसा है जिसके साथ मैं रह सकता हूँ। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है अंकिता जी और इंदु जी, कि मुझे लगता है कि अगर अगेन फिर मैं यहाँ कपड़े खरीदने का उदाहरण दूंगा कि सपोज मैं अगर एक टी शर्ट खरीदने जाता हूँ, मेरे दिमाग में है यार मुझे एक ब्लैक कलर की टी शर्ट खरीदनी है। जैसे मैंने अभी एक ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ है, मुझे था कि मुझे इसमें कोई डिजाइन नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा था, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है, तो मैंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कलर अच्छा है, स्टफ अच्छा है, प्राइस भी ठीक है, तो चलो लोगो बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर कोई कपड़ा अच्छा लगने पर हम उसकी एक आधी माइनर इश्यूज इग्नोर कर देते हैं, तो कोई इंसान अगर हमें बहुत अच्छा लगता है
तो उससे जुड़ी एक आधी चीज हम इग्नोर क्यों नहीं करते हैं? हमें लगता है ये फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कभी तारीफ क्यों नहीं करती है? अब उस बात पे इतना सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, वो बात इतनी बड़ी हो जाती है कि एक दिन हम उस छोटी सी बात के लिए ब्रेकअप कर लेते हैं, उस आदमी से रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि यार हो सकता है वो तारीफ ना करती हो, लेकिन मेरा और उसका वेवलेंथ मिलता है, हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं, हम साथ में बैठते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, है ना? कोई आदमी हो सकता है उस तरह से बहुत ज्यादा पैसे ना खर्च करता हो, कंजूस हो, लेकिन हम उस बात को लेके बैठ जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि आदमी सलाह तो मुझे बड़ी अच्छी देता है, इसकी नॉलेज तो बहुत अच्छी है, ये दिल का तो बहुत अच्छा है। हम उसके बाकी ट्रेट्स को साइड में कर देते हैं और सिर्फ एक बात को लेके बैठ जाते हैं। मुझे लगता है रिलेशनशिप वर्क वहां करती है जहां आप सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दें। ये माने कि ऐसा नहीं कि इसके अंदर एक या दो ऐसी चीजें हैं जिससे मैं ही एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी तो दो बातें ऐसी है जिससे ये भी एडजस्ट कर रहा होगा। लेकिन होता है कि हमें तो लगता है कि हमें तो भगवान राम ने स्पेशल गर्मी की छुट्टियों में बनाया था कि जा बेटी तेरे ऐसा बना दिया, अब कोई बनेगा नहीं, या जाओ बेटा तुम्हारे ऐसा कोई बना दिया, बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा डाउट मुझे लगता है आदमी को अपने इंटेलेक्ट पे भी करना चाहिए, और थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को भी देना चाहिए। जब आप इतना फ्लेक्सिबल होंगे ना अपनी सोच में, तो रिश्ते वर्क कर जाते हैं। लेकिन होता यह है कि माई वे और हाईवे जहां होता है ना, या तो तुम पूरी तरह मेरे साथ चलो वरना मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। फिर आप देखेंगे एंड ऑफ द लाइफ, जब आप 30 के हो जाएंगे या 40 के हो जाएंगे ना, आपके पास कोई रिलेशनशिप होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा रिलेशन दुनिया में कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। थैंक यू सर, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस कि रिलेशनशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जेंजीज में बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं और वो कमिटमेंट के लिए एग्री नहीं करते। बट यस, आपकी एडवाइस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कि यस, थोड़ी सी कमी अगर हम में है तो उनमें भी है, तो एडजस्टमेंट से एक रिलेशनशिप को काफी अच्छा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंदु मैम। बहुत लोग अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, उन्हें सामने वाले पे खुद पे डाउट होने लग जाता है, और कहीं ना कहीं वो इसी डाउट को केयर के नाम पे सामने वाले पे पुशअप कर देते हैं और उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं केयरिंग से टॉक्सिक बना देते हैं। इस चीज को कवर अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सेल्फ डाउट को, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को किसी और पे थोपे ना और अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करें? अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार पास्ट ट्रॉमास या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हम डाउटफुल हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ईदर यू कैन बी बिटर और यू कैन बी बेटर, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि जब उन्हें जिंदगी में कोई किसी तरह का धोखा मिलता है तो वो बिटर हो जाते हैं और हर सिचुएशन को, हर पर्सन को डाउट करते हैं। मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं ये मानती हूँ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स के पीछे एक ही कारण है, आई ट्रस्ट। लोग कहते हैं ना कि लोगों पे भरोसा मत करो, डाउट करो। मैं उल्टा कहती हूँ, आप लोगों पे भरोसा करो, डाउट मत करो। जब आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, कहते हैं ना, ट्रस्ट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ट्रस्ट से आपकी लाइफ में 99.9% चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। ये मेरा पर्सनल मानना है। और सेल्फ हीलिंग, देखिए, गिल्ट, रिग्रेट, 100% परफेक्शन लाइफ में कभी कहीं मिलेगा नहीं। मैं तो इतने लोगों की लाइफ देखती हूँ, इतने लोगों की बायोग्राफीज पढ़ती हूँ। बहुत समय पहले मैंने ऑफ्रा विंफ्री के बारे में पढ़ा। शी हैज बीन सेक्सुअली हैरेस्ड व्हेन शी वाज 5-6 years old, लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज, एंड सो मेनी सच इंसिडेंट्स। लेकिन मैंने देखा इन लोगों ने कैसे किया। इन लोगों ने अपने आप को समझा और इन्हें एक चीज बड़ी क्लियर हुई कि यार, लाइफ इज टू शॉर्ट। पास्ट में कुछ गलत हुआ सो हुआ, लेकिन फ्यूचर आगे हमारा है। और जब आप खुद को सेल्फ काउंसिल करते हैं, सेल्फ काउंसलिंग इज अगेन द की टू सक्सेस। लेकिन उस सारी चीजों के पीछे एक ही चीज आती है, जैसा कि नीरज जी ने बताया, कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी। इज योर लाइफ ट्रूली इंपॉर्टेंट फॉर यू? ये जीवन जो आपको मिला है, इसको आप कितना वैल्यू करते हैं? कहते हैं ना, बीता हुआ समय, आपका पैसे का नुकसान हो गया, आप वापस लेकर के आ सकते हैं, लेकिन आपका समय का कुछ हो गया, समय दोबारा मुड़ के आ ही नहीं सकता। मान लीजिए आपकी जिंदगी के 20 साल, 15 साल, 10 साल कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन क्या आप अगले
50 साल भी उसी प्रॉब्लम के साथ जीना चाहते हैं? डू यू वांट टू कैरी द बैगेज विद यू? मुझे लगता है अगर आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो सबसे पहले आप बैगेज को ड्रॉप करेंगे। आपको जिंदगी को एक्सप्लोर करना है। जैसे हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत सारा बैगेज लेके नहीं कर सकते ना। लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए यू हैव टू ड्रॉप द बैगेज, और उसके लिए दूसरों को भी माफ करो, खुद को भी माफ करो। क्योंकि जब हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो जिंदगी भर उस रिलेशनशिप का बोझ हम ढोते रहेंगे। Forgive the other person, and this is because you love yourself. It is not because कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं. It is because you love yourself. You value the gift. You value the gift which is being given to you by this universe. कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आप इतनी सी बात समझ जाएंगे ना, तो आप जिंदगी में कभी बैगेज को ढोएंगे नहीं। That's my take on it. Thank you, ma'am. Absolutely amazing. सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, और हमें अपने पास्ट ट्रॉमा को अपने फ्यूचर पे आगे पास ऑन नहीं करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सर। सर, इन दिस जेन ज़ी जनरेशन आपने काफी सारी मॉडर्न टर्म्स हमें बताई। देयर आर सम मोर टर्म्स लाइक रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग। इन दिस वर्ल्ड ऑफ फुल रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे इन्हें समझ सकते हैं? और आजकल कई लोग दूसरों को टॉक्सिक बोलते बोलते कई बार खुद टॉक्सिक बन जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब उनमें ये ट्रेट्स आ गए। सो सर, कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई दीज ट्रेट्स? मुझे लगता है अंकिता, रिलेशनशिप को तो ऑलरेडी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक चीज जो किसी भी अच्छे रिलेशन के लिए बड़ी जरूरी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हर किसी को रियलाइज हो जाता है, वो ये है कि हमारी सेल्फ वर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग क्या है। और हमारी सेल्फ वर्थ, आप उसे माने ना माने, इस चीज से डिफाइन होती है कि आपका करियर कैसे चल रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं 16-17 साल के बाद, 24-25-26 साल तक, टेम्पटेशन बहुत होती है रिलेशनशिप को लेकर, और मन भी हमारा बहुत भागता है ना। आज ये आदमी अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है, दिल कर ऐसे रिलेशनशिप में चले जाएं, फिर लगता नहीं वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसी टाइम पे, यही टाइम हमारे करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की जो लाइफ होती है ना, वो इसी से अफेक्टेड होती है। क्योंकि उस टाइम में जब उन्हें करियर बनाना था, वो रिलेशनशिप में उन्होंने इतना ज्यादा टाइम दे दिया, इतना ज्यादा टाइम दे दिया, कि बाय द टाइम जब उनको रियलाइज होता है कि अरे यार, मैं तो अपने करियर में बहुत पीछे रह गया, तब तो वो 8 या 10 साल अपनी लाइफ की खराब कर चुके होते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आपको कोई आदमी कितना भी अच्छा क्यों नहीं लगेगा, एक बड़ी सिंपल सी चीज है। मैं एक चीज को लेकर उदाहरण देता हूँ। सपोज आपको लगता है मेरे पास एंड्रॉइड का फोन है, मुझे आईफोन 16 प्रो लेना है, ठीक है, और वो आपके लिए एक ड्रीम फोन है। वो आपने ले लिया, पहले दिन आया, बहुत खुश, आपने सेल्फी ली, पिक्चर डाली, वीडियो बनाया, फिर एक दिन और खुश, 3 दिन खुश, चौथे दिन थोड़े कम खुश, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद वो आईफोन 16 प्रो भी आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप सैमसंग का कोई नॉर्मल एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे थे। दुनिया में किसी भी चीज का चार्म, इवन कि इंसान का भी, ऐसा नहीं है जो आपको सारी उम्र एंगेज करके रख सके, होल्ड करके रख सके। लेकिन एक ही चीज आपके साथ है जो सारी उम्र चलेगी, वो आपकी सेल्फ वर्थ। आप क्या हैं, और अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ है, आपके अंदर ऐसी चीज है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आपका करियर है, आप कितना पैसा कमाते हैं, आपकी सोसाइटी में रेपुटेशन क्या है, फिर आप देखेंगे कि वो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं जो नॉर्मली आपको लगता था ये मेरी लीग से बहुत बाहर का है ना। अगर आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है तो आप हमेशा रिलेशनशिप में बैक करते रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। भले आप 20 के हो, 21 के हो, क्यों? क्योंकि आपके क्या कह रहे हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, अगर एक किसी लड़की को लगता है, लेकिन वो ब्यूटी तो 4-5-6 साल में चली जाएगी। अगर आप सुंदर है तो हो सकता है सामने वाला सिर्फ ब्यूटी की वजह से आपकी तरफ आ रहा है, तो कल से आपको ज्यादा सुंदर कोई देखेगा, उसकी तरफ चला जाएगा। लेकिन सेल्फ वर्थ जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, आपका बिहेवियर है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपका करियर है, ठीक है, ये सारी चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम इतना ज्यादा टाइम रिलेशनशिप पर डिस्कस करने में निकाल देते हैं कि बाकी चीजें भूल ही जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, बाय द टाइम जब हमें रियलाइज होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है।
रिलेशनशिप में मैं बस यही एडवाइस करूंगा कि आप उसी रिलेशनशिप में जाएं, उसी आदमी के साथ जाएं जहां आपको बेग ना करना पड़े कि मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, मेरी बात मान लो। क्योंकि एक बार अगर आप इतना झुक गए ना और वो आदमी आपके साथ आ भी गया, तो आप कभी भी इवन टर्म्स पे उस रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी सलाह जेंजी के लिए यही है कि प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत इमोशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्यार जैसी कोई फीलिंग नहीं है, मैंने इनिशियली भी कहा। लेकिन इसी टाइम पे हमें ये रियलाइज करना है कि अगर आप सच में प्यार को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सेल्फ लव है वो किसी भी लव से ज्यादा बड़ा। और सेल्फ लव का मतलब ही है कि मैं अपने करियर के साथ, अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। क्या मेरी फूड हैबिट्स अच्छी हैं, क्या मैं अच्छा खा रहा हूँ, क्या मैं अच्छी चीजें पढ़ रहा हूँ, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, क्या मैं अपने करियर पे फोकस कर पा रहा हूँ। अगर आप अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आदमी किसी और से क्या प्यार करेगा? ये तो फिर प्यार है ही नहीं ना। जो आदमी प्यार करता है उसे सबसे पहले पता होता है कि मुझे अपने साथ क्या करना है, अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो ये मेरी तरफ से एक फाइनल टेक था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ क्रिएट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नेक्स्ट, मैम, व्हाट विल बी योर की टेक अवे फॉर द जनरेशन Z so that they can understand relationship and all with that they can focus on their career as well? अब मैं अगेन, जैसा नीरज जी ने बताया, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब खुद को प्यार करेंगे और आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट कभी मत छोड़िए। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड पीपल हु अपलिफ्ट यू, ऑलवेज बी विद देम। आपको खुद से पता चल जाएगा कि इसमें ना, अगेन मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप इंट्यूटिव है, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है, आपने 15 से 20 मिनट दिन के खुद के साथ गुजारे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना आपको खुद से पता चल जाएगा। आपको किसी से सलाह लेने जाना नहीं पड़ेगा इस चीज के लिए। वरना क्या होगा, अगर आप खुद को नहीं पहचानेंगे ना, हर रोज आप कहीं ना कहीं सलाह लेंगे और हर इंसान अपनी सोच समझ के हिसाब से आपको सलाह दे देगा। मैं एक चीज मानती हूँ, रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा किलर है जब हम अपने रिलेशनशिप्स को लेके सलाह कहीं तीसरी जगह लेने जाते हैं। खुद को पहचाने, अपने रिलेशनशिप्स को पहचाने, खुद पे भरोसा करें, जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उस पे भरोसा करें। एंड आई थिंक लव मेक्स द लाइफ ब्यूटीफुल। अगर आप डर के मारे प्यार ना करें कि अरे मुझे धोखा मिल जाएगा, तो मुझे लगता है आप पूरी जिंदगी को मिस कर देंगे। प्यार कीजिए खुद से, अपने करियर से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से। एंड लव इज द अल्टीमेट फीलिंग, आई वुड से। Thank you. Thank you, ma'am. A big thank you to both of our amazing guests for sharing their thoughts and experience. And of course, to our wonderful audience for being part of this podcast. Remember, relationship का formula हर किसी के लिए अलग होता है। बस इतना याद रखो, सेल्फ अवेयरनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशंस होती हैं। It's all about understanding yourself and the people around you. See you all in our next podcast. Till then, take care and stay healthy. Thank you.